हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास स्टोन जो है ना हमारे पास रीनल साइड पे मिल रहा है, तो हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर किडनी में मिल रहा है स्टोन, तो वो हमें ज़्यादातर जो है ना एसिम्टोमेटिक ही पेशेंट मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने जो है ना वो नहीं करना है। कभी कभार जो है ना हमारे पास अगर छोटा स्टोन होता है वो एसिम्टोमेटिक ही मिलता होता है, हमें नहीं पता चलता होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बड़ी होती रहती है या ज़्यादा स्टोन्स पे, तो हमें उनको सिम्टोमेटिक भी मिलते हैं पेशेंट्स में। ठीक है। और अगर हमारे पास यूरेटर में स्टोन होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूरेटर कॉलिक पेन होगा उस पेशेंट में। यूरिटेरिक कॉलिक पेन हमारे पास कैसा होगा कि वो जो है ना हमारे पास एक तो एक्यूट पेन होगा, शार्प होगा। सही है, ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने याद रखनी है। एक्यूट होगा, शार्प होगा और फ्लैंक रीजन में पेन होगा, प्लस वो ना रेडिएट कर रहा होगा ग्रोइन रीजन में। तो हम लोग इस पेन को ना ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है ना लॉइन रीजन का पेन है। लॉइन रीजन का तो आपको पता होना चाहिए, लॉइन रीजन क्या होता है। फ्लैंक प्लस ग्रोइन रीजन को लॉइन कहते हैं। ठीक है। और जो रीनल में कुछ पेशेंट में हमने कहा था ना एसिम्टोमेटिक होगा और कुछ में जो है ना सिम्टोमेटिक भी होगा। तो ये सिम्टोमेटिक में क्या होगा कि इस तो एक तो इन पेशेंट्स की ना क्रॉनिक हिस्ट्री होगी, मतलब 2 to 3 months की हिस्ट्री होगी। डल पेन होगा इन पेशेंट्स में, डल होगा, लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज कहाँ होगा, सिर्फ फ्लैंक रीजन में पेन होगा इन पेशेंट्स को। सही है। और कहीं भी रेडिएट नहीं करेगा। ये बात याद रखनी है हमने जो स्टोन्स के बारे में, रीनल यूरेटर। और अगर ब्लैडर में पेन, ब्लैडर में स्टोन है, तो हमारे पास जो है ना लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स मिलेंगे। मे बी हमारे पास जो है ना वॉइडिंग सिम्टम्स भी मिल सकते हैं हम लोग को, और स्ट्रेनिंग सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। फिर इन पेशेंट्स में हम लोग को मिल सकते हैं हीमाचूरिया मिल सकता है, नॉक्टोयूरिया मिल सकता है, स्ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ना इस टाइप के हम लोग को सिम्टम्स मिलेंगे। यूरिनरी रिटेंशन हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गई, अर्जेंसी हो गई, हेजिडेंसी, तो इस तरीके के ना क्लियर हम लोग को फीचर्स मिलेंगे। तो हम इन पेशेंट में ना क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ना हम लोगों ने क्या करवानी है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहले प्लेन एक्सरे कराते। किसका करवाएंगे, KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। सही है। और इसके अलावा हम लोग करवा सकते हैं नॉन कॉन्ट्रास्ट CT, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का। ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम लोग करवा सकते हैं IUV, इंट्रा IVU, सॉरी IVU, इंट्रावेनस यूरिनोग्राफी। बेसिकली हम ये तीनों करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पता हम जो है ना प्लेन एक्सरे KUB करा रहे थे और नॉन कॉन्ट्रासिटी करा रहे होते हैं। अगर हम उससे पूछा जाए कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है स्टोन्स के लिए, तो हम कहेंगे नॉन कॉन्ट्रास्ट CT कराएंगे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और से हमारे पास इसकी जो हमारे पास वो होती है सिवेरिटी, वो अच्छी है, सेंसिटिवनेस अच्छी है, तो हम लोग नॉन कॉन्ट्रास्ट CT करवाते हैं। ठीक है। और जो IVU है ना वो हमने हर पेशेंट में नहीं करवाना। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में रीनल फंक्शन जो है ना वो डिक्रीज़ है, GFR डिक्रीज़ है, क्रेटिनिन के लेवल बढ़े हुए हैं, तो इन पेशेंट्स में ना हमने इंट्रावेनस यूरिनोग्राफी नहीं करती, क्योंकि हम इसमें डाई इंजेक्ट कर रहे होते हैं जब इसके पहले से ही रीनल फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब है। तो अब अगर हम डाई पास कर देंगे तो और मसला हो जाएगा, वो भी एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, तो ये फर्दर जो है ना इसको इन्वेस्टिगेशन की बजाय ये इसको ख़राब कर देगा। तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखने करवा सकते हैं, लेकिन उन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिनमें जिनके रीनल फंक्शन जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ है। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास नॉन कॉन्ट्रास्ट CT है, KUB, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का। ठीक है। अच्छा, जो मैंने इस स्लाइड में हमने बात करी थी ना कि यूरेटर स्टोन्स की। अब नॉर्मल यूरेटर में ना हमारे पास को 5 ओपनिंग्स होती हैं, 5 जगह ओपनिंग होती है, 5 कंस्ट्रक्शंस होती हैं, नैरोइंग्स कह लें, जहाँ पे जना चांसेस हैं यूरेटर स्टोन होने के।
जैसे कि एक हमारे पास ये वाली हो गई जंक्शन, इसको कहते हैं पेल्वी यूरेटर जंक्शन। इस जंक्शन पे जाना हमारे पास एक एनाटॉमिकल नैरोइंग है, यूरेटर का चांसेस है कि हो सकता है। सेकेंडली हमारे पास जो है ना, जब वो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना इलियक आर्टरी पास हो रही होती है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है। थर्डली हमारे पास जब यहाँ पे वास्ट डिफरेंस क्रॉस कर रहा होता है यूरेटर को, इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन होती है, या फीमेल्स में ब्रॉड लिगामेंट होता है, ठीक है। और एक वो पॉइंट जब वो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी हो सकती है। सेकेंडली ब्लैडर में तो हमारे पास चले गया, सही है, वहाँ पे एक नैरोइंग है। अब ब्लैडर में भी थोड़ा सा अंदर आके नहीं खुलता है, जैसे दिख रहा है ना वो यूरेटेरिक ऑरिफिस, इस पॉइंट पे भी एक नैरोइंग होती है। तो हमारे पास 5 एनाटॉमिकल नैरोइंग्स होती है यूरेटर स्टोन, यूरेटर के, जहाँ पे नॉर्मली स्टोन जो है ना मतलब प्रेजेंट हो सकता है। एक हमारे पास हो गई पेल्विक यूरेटर जंक्शन, पेल्विक ब्रिम, सही है। और एक जहाँ पे हमारे पास वास्ट डिफरेंस ये ब्रॉड लिगामेंट पास हो रहा है, एक हमारे पास ब्लैडर की वॉल पे, ठीक है, और एक हमारे पास यूरेटरिक ऑरिफिस। ये 5 नैरोइंग्स हैं, ठीक है। अब जो स्टोन्स है ना उसकी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली कुछ इनको हम मैनेज कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास 2 तरीके के पेशेंट आ रहे होंगे, एक इमरजेंसी सेटिंग में और इलेक्टिव सेटिंग में, ठीक है। अगर हमारे पास इमरजेंसी सेटिंग में हम लोगों ने ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी कराया और इसमें हमारे पास स्टोन जो है ना 5 मिलीमीटर से कम है, क्या है, लेस देन 5 मिलीमीटर, तो इस पेशेंट में ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेशेंट में ना हम लोग मेडिकल थेरेपी करते होते हैं। इस पेशेंट को हमने कहना है कि आप जो है ना वाटर इनटेक बढ़ा लें अपना, और अगर बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा है, वैसे होता तो नहीं क्योंकि स्टोन ही इतना छोटा हो रहा है, तो हम लोग इसको वक्ती तौर पे एनसेड्स दे देते हैं। लेकिन आपने एनसेड्स देते हुए ना ये ख्याल रखना है कि इसको हर वक्त एनसेड्स पे नहीं लगा देना है, क्योंकि एनसेड्स से जो ना एक्यूट किडनी इंजरी भी हो रही होती। लेकिन वो आया ही ऐसे है कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है, इस एक्चुअल में होता नहीं है इतना, लेकिन बहुत छोटा स्टोन है, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो आप लोग वक्ती तौर पर रेगुलर यूज़ पे नहीं रखना है इसको, ठीक है। एनसेड्स में हम लोग डाइक्लोफेनेक दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम लोग देते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे देते हैं, जो कि हमारे पास क्या कराते हैं, वेज़ोडाइलेशन करा देता है। और हम इसमें एंटी स्पास्मोटिक्स देते हैं ताकि जो है ना हमारे पास जो है इस यूरेटर का जो स्टोन है ना वो पास आउट हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जगह पे ना हम लोग वो भी देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपने उन पेशेंट्स की मैनेजमेंट में जिनके स्टोन जो है ना 5 मिलीमीटर से कम हो और पेशेंट आपके पास जो है ना प्रेजेंट किया हो, ठीक है। अब हम ये तो एक नॉर्मल मैनेजमेंट होगा अगर 5 मिलीमीटर से कम है। अगर हमारे पास स्टोन 5 मिलीमीटर से बड़ा है तो और हमारे पास इमरजेंसी या इलेक्टिव में कैसे ट्रीट करेंगे। अगर 5 मिलीमीटर से बड़ा है स्टोन हमारे पास, मतलब ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर का है, 1.5 सेंटीमीटर का है, तो हमारे पास जो है ना इसमें कुछ हमारे पास सेटिंग्स हैं कि हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे हम लोग। पहले हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं और फिर हम लोग मेडिकल की। अगर हम लोग को लग रहा है कि इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा और पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और बहुत बड़ा स्टोन भी बहुत बड़ा है इसके अलावा, तो हम लोग इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टोन इतना ज़्यादा और पेशेंट जो है ना एक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है और बहुत शार्प पेन है, तो हम इसमें जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसको हम लोग कह रहे थे ESWL भी कहते हैं, और कई जगह पे जो है ना ये ESL भी मेंशन होता है। क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। सिस्टोस्कोपी, और सिस्टोस्कोपी करते हैं, और एक ना यूरेटेरिक स्टंट होता है वो डाल देते हैं, सही है। ये एक ना टेम्परेरी प्रोसीजर है जो हम इमरजेंसी सेटिंग में कर रहे हैं, ठीक है। थर्डली जो है ना हम लोग कर रहे होते हैं प्राइमरी यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिट्राइवल। ये हम लोग कब करेंगे, हम लोग करेंगे इमरजेंसी सेटिंग में, ठीक है। अगर यही पेशेंट हमारे पास है कि पेन इतना नहीं है तो हम इसको इलेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं इस पेशेंट को,
तो अगेन वही बात है कि इलेक्टिव पेशेंट में हमने कैसे करना है मैनेज। इलेक्टिव पेशेंट में हम लोगों ने इसको करना है कि सबसे पहले तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। और अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट मैं अभी नहीं बता रही आपको, पहले हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्टिव में हम कैसे मैनेज करेंगे इस पेशेंट को, अगेन ये करेंगे हम लोग ईएसएल करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉकवेव लिथोट्रिप्सी करेंगे। सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन तो यही हो गया। सेकेंड है हमारे पास परकोटेनियस नेफ्रो लिथोटमी, इसको PCNL भी कहते हैं, परकोटेनियस नेफ्रोलिथोटमी ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है यूट्रोस्कोपी का। ठीक है, यूट्रोस्कोपी। फोर्थ ऑप्शन होता है हमारे पास ओपन स्टोन सर्जरी, ओपन स्टोन सर्जरी। हम वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। बेसिकली इसमें होता है क्या है, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, ये सब अब चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी में बेसिकली हम लोग जो है ना बाहर से जो शॉकवेव दे रहे होते हैं और उस जगह पे देते हैं जहाँ पे स्टोन है, वो बाहर से टूट जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव तरीका है। अकॉर्डिंगली जिन पेशेंट में हमारे पास 2 सेंटीमीटर या अप्रोक्स हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर से स्टोन बड़ा हो, उन पेशेंट्स में देंगे। और ये ना ख्याल रखना है कि आपने ये जिन पेशेंट्स में ये कर रहे हो ना ECL, उन पेशेंट्स में ना कार्डिक मॉनिटरिंग का भी ख्याल रखना है के साथ साथ जो है ना ECG वगैरह भी कर रहे हो, क्योंकि मे भी जो है ना ये कार्डिक एरिथमियास के साथ कुछ चल कर, लेकिन आपने कार्डिक मॉनिटरिंग में इन पेशेंट में साथ रखनी है। ये हमारे पास जो है ना हर तरीके के स्टोन के लिए है, लेकिन ये एक मेजर स्टोन है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स में ना कोई एक्ट नहीं करेगा, तो इनमें जो है ना ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। तो ये आपने याद रखना है, ये आप किसी भी स्टोन में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 16 स्टोन में जो है ना ये कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ना एक इसकी कॉम्प्लिकेशन में यही है कि हिमाचूरिया, पैरेन्काइमल हिमरेज वगैरह करा सकता है। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन किन पेशेंट्स में होगा, उन पेशेंट ओबीज पेशेंट हो गए, या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या कोई पेशेंट है जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, इन पेशेंट में जो है ना ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, और सिस्टीन स्टोन्स पे भी ना ज़्यादा एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स बहुत हार्ड होते हैं, इन पे एक्ट नहीं करेगा, तो कोई देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने याद रखना एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी किस किस में नहीं दे सकते लोग। ठीक है, ओबीस, प्रेग्नेंट, एंटीकॉगुलेंट थेरेपी पे इन पेशेंट में नहीं दे सकते। ये हमारे पास क्या है, परकोटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, इस पेशेंट नेफ्रोलिथोटमी, ये हमारे पास जो है ना ज़्यादातर जो है ना लार्जर स्टोन्स के लिए होती है, जो बहुत बड़े स्टोन्स होते हैं ना, जैसे कि डायग्राम में दिख भी रहा है, ये देखें बहुत बड़े स्टोन्स होते हैं ना, उन पेशेंट्स में हम लोग कर रहे होते हैं। इसमें ना हमारे पास यही है कि हम उन जो लोग एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जिन पे काम ना की गई हो, या उन पेशेंट में ESWL नहीं कर सकते हैं, उन पेशेंट में फिर हम परफॉर्म क्या करते हैं, PCN परफॉर्म करते हैं, या यूट्रोस्कोपी करते हैं, या यूट्रोस्कोपी भी ना परफॉर्म हो रही हो, इन पेशेंट्स में हम लोग यूट्रोस्कोपी करते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इन्वेसिव तरीका है ना, ये देखें किस तरीके से हम लोग डाल रहे हैं और किस तरीके से जो है ना स्टोन रिमूव हो रहे हैं, इन्वेसिव तरीका है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये हर पेशेंट में PCN ना की जाए, जिनमें बस कुछ और ऑप्शन नहीं बच रहा उनमें PCN की जाए, क्योंकि इसमें ना बहुत इसकी कॉम्प्लिकेशन ना ज़्यादा होती है, जैसे सेप्सिस करवा सकता है। इसके अलावा ना ये स्प्लीन, प्लूरा, कोलोन की ना इंजरी करवा सकता है, तो इस वजह से जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, और एक्स्ट्रा वेजेशन करवा सकता है, इस वजह से जो है ना इसको थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जिनमें कुछ चांस ही नहीं बचता, तो फिर हमने यही करना पड़ता, परकोटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिनमें ESW नहीं हो सकता, ओबीज हैं, ये सब मसले हैं, तो इनमें हमने ये करना है। इसके अलावा यूट्रोस्कोपी की बात की थी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ना हम एक हमारे पास यूट्रोस्कोप होता है, इसमें सेमी रिजिड यूट्रोस्कोप्स होते हैं, हम यूरेटर के जरिए डाल देते हैं, उसमें हमारे पास एक बास्केट टाइप लगी हुई होती है, उसको कहते हैं डॉर्मिया स्टोन कैचिंग बास्केट, डॉर्मिया स्टोन कैचिंग बास्केट होती है।
बेसिकली क्या करती है, ये अंदर चले जाते हैं स्कोप पे जहाँ स्टोन होता है, फिर यहाँ बास्केट खुल जाती है और फिर स्टोन को कैच कर लेती है और फिर यहीं से जो है ना इसको रिट्रैक्ट करके वापस ले आती है। ठीक है। अब ये भी जो है ना स्टोन्स कभी कभार ऐसा होता है ये चली जाती है, लेकिन ये डोर्मिया बास्केट होती है ना, ये यूरेटर के एपिथेलियम को जो है ना डिस्टर्ब कर देती है, उसको उसको इंजरी दे सकती है, उसको इसकी इंजरी करवा सकती है। तो और ऐसा भी हो सकता है यूरेटर म्यूकोजा या वॉल को जो है ना डिस्टर्ब कर दे, इसकी वजह से ना स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंट मैनेजमेंट है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास क्या थी, ओपन स्टोन सर्जरी। ओपन स्टोन सर्जरी में ना हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। ओपन स्टोन सर्जरी जो है ना में तीन, पाइलोलिथोटमी, कि हम स्टोन का रिमूवल कर रहे हैं। अगर स्टोन जो है ना पेल्विस में, तो हम पूरा ओपन कर रहे हैं किडनी वगैरह को, और पूरी ओपन टाइप सर्जरी हो रही है उसमें, पेल्विस में स्टोन निकाल। या फिर जो है ना यूरेट्रोलिथोटमी, अगेन यूरेटर से निकाल रहे हैं वो, सही है, तो यूरेट्रोलिथोटमी कह रहे हैं इसको। और थर्डली जो है ना नेफ्रोलिथोटमी होती है, कि हम नेफ्रोलिथोटमी, क्या हम जो है ना नेफ्रॉन्स को निकाल रहे हैं क्योंकि स्टोन इतना बड़ा हो चुका है और नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास ना ओपन स्टोन सर्जरी के जो टाइप्स है ना, ये हमारे पास एंड स्टेज है, जिसमें हमारे पास ये काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रही है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी काम नहीं कर रही है, ये तीनों काम नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो इन पेशेंट में ना हम लोग फिर ओपन स्टोन सर्जरी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने पहले जो है ना ये सब देखना है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना, अब यही है कि एक तो हाई फ्लूइड इनटेक ले, पेशेंट को कहेंगे एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी पिए, 3 लीटर वाटर पिए, जितना इंटेक कर सकते हैं करें, क्योंकि ज़्यादा वाटर का इंटेक होगा तो स्पॉन्टेनियसली जो स्टोन है ना वो निकल भी सकता है। इसके अलावा अंडरलाइन जो भी हमने आइडियोलॉजी पढ़ी थी ना, उसके हिसाब से सारी वो हैं मेडिकेशंस, जैसे कि इडियोपैथिक कैल्शियम लिथियासिस में हम थायराइड डायरेटिक्स देते हैं और ओरल ऑर्थोफॉस्फेट्स देते हैं। तो थायराइड डायरेटिक्स जो ऑर्थोफॉस्फेट्स है ना, बेसिकली क्या करते हैं, ये जो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन है ना उसको कम कर देते हैं और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। फ्रैक्शनल कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ऑरल फॉस्फेट्स दे रहे हो, ऑर्थोफॉस्फेट्स दे रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनहिबिटरी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कैल्शियम की इनहिबिटरी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। आपको ना भी पता होना ये सब तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट बस आपको ये भी पता होना कि हम क्या देते हैं, तो ये भी मोर देन इनफ है। और हाइपर कैल्सियमिक डिसऑर्डर्स में अकेन वाटर इनटेक तो हर किसी में आपने कहना ही कहना है कि वाटर इनटेक बढ़ा दें। उसके अलावा ऑर्थोफॉस्फेनेट्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं हम लोग सार्कोडाइसिस के पेशेंट में। ठीक है। सार्कोडाइसिस के पेशेंट में दे रहे होते हैं ताकि सीरम कैल्शियम के जो लेवल है ना वो कम हो जाए। ठीक है। और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट देते हैं, सिट्रेट देते हैं, जो कि है ना रीनल सिट्रेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, सिट्रेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। सिस्टीन यूरिया में पोटेशियम सिट्रेट दे रहा होता है, अगेन वही बात होगी, सिट्रेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे। डी पेनिसिलिन अमीन देते हैं या कैप्टोप्रिल देते हैं। डी पेनिसिलिन अमाइन जो है ना बेसिकली क्या करता है, ये ना सिस्टीन के साथ जाके ना ऐड करता है और उसको सॉल्युबल सॉल्ट बना देता है, सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा और फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन को लेस टॉक्सिक कर देगा। ठीक है। उसके अलावा कैप्टोप्रिल दे रहे होते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टीन के लेवल को कम कर देंगे। सही है। उसके अलावा यूरिक एसिड लिथियासिस है, इसमें भी पोटेशियम का बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, एलोपिरानॉल दे रहे हैं। एलोपिरानॉल जो है एक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कम कर देता है। सही है।
और इसके अलावा प्राइमरी हाइपरऑक्सीलियम में अगर हम लोग हाई लार्ज डोज से पायरिडॉक्सिन देते हैं ना, तो यूरिनरी ऑक्जेलेट की एक्सीडेशन को कम कर देता है। ये यूरिनरी ऑक्जेलेट की ऑक्सीडेशन को कम कर देता है। वही बात आ गई ऑर्थोफॉस्फेट्स को हमने बात कर ली है। डायरेक्ट में कोलेस्टाराइमीन दे रहे होते हैं। कोलेस्टाराइमीन जो है ना एसिडिक कंपोनेंट ऑफ गट ल्यूमेन में जाके एक्ट करते हैं और ऑक्जेलेट के साथ जाके बाइंड होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्जेलेट स्टोन बनना कम हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें इन स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद, अपने मेन क्या बात याद रखनी है कि फ्लूइड इनटेक जो है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पेशेंट को रिकमेंड करेंगे हाई फ्लूइड इनटेक, और ये कहेंगे कि ना हमारे पास हाई फ्लूइड इनटेक के साथ है। और कुछ पेशेंट हैं स्टोन्स जिनके इन्फेक्शन के साथ आ रहे होते हैं, उन पेशेंट्स में जो है ना एटलीस्ट हम लोग 3 to 12 मंथ्स का ना वो देते हैं हम लोग उनको एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, जिनमें स्टोन्स जो है ना इन्फेक्शन के साथ, जैसे मैंने बात की थी प्रोटियस या सुडोमोनास वगैरह जो होते हैं यूरिएस प्रोड्यूसिंग एंजाइम है, उन पेशेंट में 3 to 12 मंथ की थेरेपी देते हैं एंटी माइक्रोबियल की। ठीक है, दैट्स इट फॉर द लेक्चर। इस लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।